हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। इससे पहले हमने बताए थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं। आज आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अब देखो, आयनिक बॉन्ड है तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड्स होता है, आयनिक बॉन्ड exist between metal and non-metal यानी अपना जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में होता है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि exist between ions। अब आइंस की बात करते हैं तो आइंस क्या होते हैं भाई, यानी कि एक क्या होगा कैटाइन, दूसरा क्या होगा एनाइन। अब कैटाइन एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो कैटाइन की बात करते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की लॉस करने के बाद जो फॉर्म होता है दैट इज कैटाइन। और एनाइन की बात करते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक कोई एटम लिया अपन ने ए, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि कैटाइन बन गया। इसी तरह से कोई एक एनाइन मान लो बी एटम है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया, बी माइनस। यानी जो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, डोनेट किया, वही इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, बी ने क्या किया, एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, एनाइन बना लिया। तो यानी कि जो कैटाइन की बात करते हैं, कैटाइन मतलब मेटल के द्वारा, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया क्या, कैटाइन प्लस एनाइन। अब कैटाइन प्लस एनाइन के बीच में जो वो बॉन्ड बनेगा, यानी कैटाइन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और एनाइन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इन दोनों से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। अब कैटाइन जनरली कौन बनाता है, ये जनरली मेटल बनाता है। कैटाइन आर फॉर्म बाय द मेटल एंड एनाइन फॉर्म बाय नॉन मेटल। जैसा कि आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय मेटल एंड नॉन मेटल एंड एग्जिस्ट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, एस ब्लॉक के होते हैं, यानी जनरली एस ब्लॉक मेटल, जनरली किसके होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल, एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। मतलब इनको छोड़ करके जनरली मेटल्स होते हैं, लेकिन हाँ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, ये आपको आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या आ रहा है डेफिनेशन में, आप देखिए क्या आप देख रहे हैं कि ड्यू टू दिस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चार्जेस स्पीसीज फॉर्म। मतलब जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, आयंस का फॉर्म होगा। उन आयंस के बीच में ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो एग्जिस्ट करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। एंड ड्यू टू दिस आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
यानी इसी वजह से क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड को हमको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कभी जरूरी नहीं कि आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाए, वो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जैसे इसको देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सोडियम लिया, तो सोडियम के पास आप जानते हैं कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 8 1 यानी 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे देखिएगा ये इसका इनर मोस्ट यानी कि पहली सेल होगी, दूसरी सेल है और दिस वन लास्ट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, 2 4 6 8, ऑलरेडी आप जानते हैं पहले में 2 रहते हैं, दूसरे में आपके 8 रहते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सॉल्व में है। इसी तरह से Cl की बात करते हैं, Cl यानी क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, क्लोरीन एटम क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको जनरली 2 8 और 7, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। तो क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, और जबकि 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो क्या होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, 2 और 8, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसने क्या किया, देखिए पहली से क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और थर्ड में क्या हो रहा है, 2 4 6 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो ये क्या कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में है, वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, किसको, Cl को। और जब Cl को डोनेट करेगा तो इसके पास आप देख रहे हैं Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8, आउटर मोस्ट में 8 हो गए, यानी कि इसके पास भी कितने हो गए, 8, यानी क्या बन जाएगा ये 2 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 8 और 8, यानी ये भी ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल हो गए। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरेंस की वजह से एक फोर्स एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में, तो वही फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इनके जो बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई थिंक आप लोगों को इस समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं हम। अब जैसे अभी हमने बताया था क्या कि जो लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़ करके जनरली एस ब्लॉक के मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की बात करें या फिर हम लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कुछ आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। जैसे कि LiF, Li2 लिथियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बाइड, ये क्या है, लिथियम के आयनिक कंपाउंड्स हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड से किसके, एल्यूमिनियम के। अब बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम कार्बाइड, ये क्या हो रहा है आपका, ये भी आयनिक कंपाउंड है किसका, बेरिलियम का। तो ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा आपका नहीं है। तो इस तरह से आपको पता लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है क्या, ऑल हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, ऑल हैलाइड, ध्यान दीजिएगा, ऑल हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, इसका बेरिलियम आर कोवैलेंट इन नेचर। जितने भी आपके बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो आपके कोवैलेंट इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑक्सिलेट एक्सेट्रा आर आयनिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, आयनिक नेचर होते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं करता है, किसके एक्सेप्शंस हैं, वो भी पता होंगे। अब बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी तो बात करें कि इलेक्ट्रोवैलेंसी में वैलेंसी जो वर्ड आता है, दिस वन वैलेंसी, इसका जो मतलब होता है कि कंबाइनिंग एबिलिटी, एंड इट इज यूज फॉर क्या, यूज फॉर, यहाँ लिख सकते हैं, यूज फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में बात करता है। इस वर्ड का मतलब है क्या, कंबाइनिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो कांट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कांट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये काम की चीज है। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एन एटम
और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो ये हम लोग दो के लिए डिफाइन करते हैं, यानी कि एक कैटाइंस के लिए बात करेंगे और एक इसके लिए बात करेंगे हम एनाइंस के लिए। यानी जो पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब क्या हो रहा है, कैटाइंस के लिए। किसके लिए? कैटाइंस की बात करेगा। और ये जो निगेटिव की बात कर रहा है इसका मतलब किसके लिए? एनाइंस की। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके लिए, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिया, मान लो सपोज कार्बोनेट, दैट इज कार्बोनेट, तो इसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2। मान लो सल्फेट की बात करते हैं, SO4 2-, इसके लिए कितना हो गया? 2। फॉस्फेट की बात करते हैं, फॉस्फेट के लिए कितना हो गया? 3। बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से। तो अब जैसे इसी तरह से पॉजिटिव की बात करते हैं यानी कैटाइंस की बात करते हैं, मान लो जो एल्कली मेटल्स होते हैं, यानी कि एल्कली मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनके लिए क्या होता है? 1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, इनके लिए क्या होता है? हमेशा 2। एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है? ये आपका 3, यानी 3+ की बात कर सकते हैं। NH4+ अमोनियम आयन, इसके लिए कितना होगा? 1। तो ये आपसे इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा योग। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सॉलिड स्टेट में रहते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, दे आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ लैटिस, यानी जी ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैटिस। अब लैटिस की बात की है तो लैटिस क्या होता है? दैट इज द रिपीटिशन ऑफ यूनिट, यानी रिपीटिशन ऑफ यूनिट, लिख सकते हैं repetition of unit in uniform manner, uniform manner, uniform manner। तो रिपीटिशन यूनिट से जो एक बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड द लैटिस। जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर आया, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड लैटिस। किसका? NaCl का स्ट्रक्चर है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लस, इस तरह से हम दिखा सकते हैं चाहे तो, ये मान लो आपने इस तरह से दिखा रहे हैं, मान लो ये यहाँ पे कोई कैटाइन है, यानी Na+ ही मान सकते हैं, ये माइनस प्लस एनाइन, एनाइन कैटाइन, एनाइन कैटाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, इन सब से जो ज्वाइन होकर के क्या बन रहा है? एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। ये लैटिस बन गया, लैटिस स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में आकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या कि ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स द आयंस आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, thus reducing the volume of crystal and hence they have high densities। तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? आयन से एक दूसरे को पुल करेंगे तो उनसे वॉल्यूम जो होगा कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू, ऑलरेडी आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मॉल्टन स्टेट की अगर हम बात करें तो मॉल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो वही चीज़ है, इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन विद पोलर सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, आयनिक कंडक्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दीज कंपाउंड अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन आयंस कट ऑफ, यानी उनके बीच में जैसे ही पानी में हम डालते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आयंस के बीच में, यानी कैटायन और एनायन के बीच में, वो क्या हो जाता है? वो कट हो जाता है। दे बिकम मोबाइल, मोबाइल मतलब वो मूव करने लगते हैं, हैंस केपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। लाइक स्ट्रक्चर से समझते हैं। अब देखो
यहाँ पर हमने मोल्टन या फिर एक्वा सोल्यूशन की बात करी, इसमें हमने क्या किया, कोई एक आयनिक कंपाउंड डाल दिया, NaCl मान सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जो प्लस है यानी कि ये आपके पॉजिटिव, ये एनायन यानी नेगेटिव। तो इसमें जैसे ही ब्रेक किए तो कैटायन एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक हुआ तो आयंस क्या होंगे, मूव होने लगेंगे। अब जो पॉजिटिव आयंस होगा वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव तरफ मूव करने लगेगा। आयंस कैन नाउ मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल और दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव आयंस क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से मूव करेंगे और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने के बाद वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। अब इसी तरह से हम बात करते हैं आगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कि आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर having high dielectric constant but insoluble in organic solvent like benzene, alcohol, ether। ये क्या है, insoluble, सॉरी इनमें क्या होता है, insoluble होता है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि नॉन पोलर बोल सकते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा सिंपल से याद रखेंगे। लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं तो पोलर में ही सॉल्युबल होगा, और जो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। जैसे अब बात करते हैं, ये आपने NaCl लिया, अब जैसे पानी में डाला तो क्या होगा, एनी पानी मतलब वाटर क्या होता है आपका, डायरेक्ट कांस्टेंट उसका ज़्यादा होता है, करीब 81 के अप्रॉक्सीमेट। तो अब जब सोडियम को पानी में डाला तो H2 यानी दिस वन HO एंड H, ये H2 हुआ, इस पर पार्शियल चार्ज प्लस जाएगा, इस पर पार्शियल चार्ज प्लस जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा 2 डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डेल्टा से क्या और अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से। इधर आपका Cl माइनस है तो ये आपको जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन का वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इस तरह से। तो वही लिखा है स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन आर अट्रैक्टेड टू क्लोरीन एटम, स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन आर अट्रैक्टेड टू सोडियम एटम। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बनने लगेंगे और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये पोलर है। और इन दोनों के बीच में जैसे मान लो Cl क्या है, आयंस है, और ये वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, H2 क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर इन नेचर। तो अब आयंस के बीच में यानी ये आयंस और ये पोलर, इनके बीच में जो एक बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कौन सा, आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, और ब्रिटल इन नेचर। कैसे, ब्रिटल इन नेचर। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक क्रिस्टल लिया आयनिक का और उस पर अपन ने क्या किया, कोई हैमर से हिट किया, यानी फोर्स से हिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो स्लाइड्स होंगी वो मूव करने लगेंगी। जैसे मान लो सपोज मान लो ये अपन ने थोड़ा सा समझते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मान लो मैंने क्या किया, इस स्लाइड पे हिट किया, अब जैसे इस पे हिट किया, फोर्स लगाया, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये तो जैसा स्लाइड था वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस। अब ये हिट तो होगा, ये जो मूव हो जाएगा आगे स्लाइड्स क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस और ये आपका प्लस और ये माइनस और प्लस। तो अब आप देख रहे हैं क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्जेस पास में आने लगे, और जब सेम चार्जेस पास में आएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा कंपाउंड्स होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल नेचर। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही बनाया था अभी, इस पे हिट किया यानी कि इस पे हमने फोर्स दिया तो ये क्या होगा, मूव होने लगा, और जब ये मूव होगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो इन दोनों में रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरे स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं सेम, वही कंपाउंड लिया, लैटिस ली, और लैटिस को हमने क्या किया, हिट किया, इसको हिट किया, किसी हैमर से भी हिट कर सकते हैं, जो भी है। हिट करने के बाद क्या होगा कि जो आयंस है विद सेम चार्जेस एक साथ आ जाएंगे लाइन पर। हिट किया, देखो नेगेटिव चार्ज दिस वन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस क्या ना लाइन अप हो गए।
तो इसकी वजह से लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। ऑलरेडी अभी बताया था, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, देयरबाय स्प्लिटिंग द लैटिस, यानी लैटिस होती है वो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ब्रेक हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ब्रिटल इन नेचर। तो ये जो ब्रिटल नेचर का होता है इसी वजह से ब्रेक हो जाते हैं। अब दूसरा क्या है, आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मतलब होता है ओमनी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं हम लोग, ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, नॉन डायरेक्शनल। तो जो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शोज स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म आयनिक कंपाउंड नहीं शो करते। अब आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आइसोमरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट। अब स्टीरियो मतलब होता है 3D। स्टीरियो मतलब क्या होता है आपका, 3D अरेंजमेंट की बात करता है, 3D अरेंजमेंट। तो जो नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करता कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स हो आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है उसे समझिएगा। अब आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, इफ टू डिफरेंट ionic compounds have same crystalline structure then these are known as isomorphism। जब दो डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स क्या करेंगे, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि 4-5 कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि इसमें कौन सा आइसोमॉर्फिज्म शो करता है, कौन सा नहीं करेगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप देखिएगा। जैसे पहली कंडीशंस की बात करते हैं हम, क्या कि बोथ आयोनिक कंपाउंड्स, यानी जो भी आपके दो या कंपाउंड्स होंगे, बोथ आयोनिक कंपाउंड्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। उनके बीच में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ आयंस होना चाहिए। बोथ कैटायंस शुड हैव, दोनों कैटायंस शुड हैव, बोथ कैटायंस शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो कैटायंस होंगे उनके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और कंपेरेबल साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। बोथ एनाइंस शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम ज्योमेट्री, यानी कि जो कैटायंस की बात कर रहे हैं तो कैटायंस के पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और एनाइंस की बात करते हैं तो एनाइंस के पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ होने की, वो भी हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी ज्योमेट्री भी सेम हो सकती है। तो उससे हम आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ आयोनिक कंपाउंड्स हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन दे शुड हैव सेम जनरल फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं तो, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है किसकी, आइसोमॉर्फिज्म की। तो आइसोमॉर्फिज्म की सेम कंडीशन पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है आपने कि ZnSO4 7H2 एंड FeSO4 7H2। अब देख रहे हैं यहाँ पे Zn2 प्लस हो रहा है, Fe2 प्लस हो रहा है, सेम चार्जेस है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, यानी ये क्या, ये लास्ट वाला पार्ट वाटर क्रिस्टलाइजेशन 7H2 यानी दोनों स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से आ रहा है, MSO4.7H2, यानी कि सेम जनरल फॉर्मूला है। इस वजह से ये क्या हो गया, आपका आइसोमॉर्फ्स हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फ्स, यानी जितने भी आपके एलम्स होते हैं, फिटकरी वगैरह एलम्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके आइसोमॉर्फ्स होते हैं। तो अब जो एलम होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कि एलम का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसे लिख देता हूं मैं, क्या होता है, M2SO4 डॉट M2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24H2। अब देखो दोनों M है तो इसमें क्या करते हैं, डैश कर देते हैं, ठीक है। एक M2SO4 डॉट M2-SO4 टेकन थ्राइस 24H2। अब M और M डैश में अंतर क्या है, कि जो M होता है यानी कि ये आपका मोनोवैलेंट होता है। ये कैसा होता है, मोनोवैलेंट, दिस वन मोनोवैलेंट एटम। और ये जो आप देख रहे हैं M डैश, दैट इज ट्राइवैलेंट। ये कैसा होता है, ट्राइवैलेंट। जैसे कि बात करें हम एल्यूमिनियम की बात करें, और मोनोवैलेंट मतलब पोटेशियम हो गया एक्सेट्रा।
तो मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। तो ध्यान रखिएगा ऑल एलम्स आर क्या चीज, आइसोमॉर्फ्स इन नेचर। तो जितने भी आपके एलम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोमॉर्फ्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन पर, क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड, यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल। सेकंड, नेक्स्ट वन, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट, सो स्टीरियो आइसोमर। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। इनकरेक्ट, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स तो होते ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं और नॉन डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से वो स्टीरियो आइसोमर्स वो नहीं करते हैं। और ये तो आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज़्यादा। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, बिल्कुल अभी समझा था आपने। इंसुलेटर सॉलिड स्टेट होते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई भी आयंस मूव नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं वो आपके एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। यानी पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा और नेगेटिव आयंस आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, तो उससे कंडक्टिविटी शो होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फ्स। ध्यान दीजिएगा, इज नॉट यानी कि नहीं होना चाहिए, इज नॉट आइसोमर्स अमंग द फॉलोइंग, ग्रीन विट्रॉल, एप्सम सॉल्ट, वॉशिंग सोडा और लास्ट वन व्हाइट विट्रॉल। अब देखो ये चार ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। ग्रीन विट्रॉल, अब ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला जो होता है वो आपका ध्यान रखिएगा, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, FeSO4.7H2O। ये ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला है। इसी तरह से एप्सम सॉल्ट की बात करें, एक बार नीट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। अब वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, इसका केमिकल फॉर्मूला है। व्हाइट पेट्रोल की ZnSO4 7H2O। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो कभी कभी जरूरी नहीं कि फॉर्मूला दे दे, वो नाम से भी दे सकता है। तो ये आपने देखा ये फॉर्मूले, तो कौन सा आइसोमॉर्फ नहीं होगा, तो अब आप देख रहे हैं ये जो दोनों और ये लास्ट वन, ये दोनों का जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है वो कैसा आ रहा है, MSO4.7H2O। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, अभी बताया था लास्ट कंडीशंस में। तो ये तो क्या हो गया आपके आइसोमॉर्फ्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये आपका आइसोमॉर्फ्स नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका सी पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ स्पीसीज आर नॉट आइसोमॉर्फ्स, यानी कि जो पेयर में दिए गए हैं इन दोनों में से कौन सा आपका पेयर आइसोमॉर्फ्स नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सेम क्या, Na प्लस Mg2 प्लस, यानी कि आपका प्लस हो गया, इधर आपका 2 प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका -2 हो जाएगा। तो अब Na प्लस की बात कर रहे हैं, यानी कि Na प्लस और इधर F माइनस और इधर आपका Mg2 प्लस और O2 माइनस। अब कैटाइन की बात करते हैं, यानी इन कैटाइंस में आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इधर आप एनाइन की बात करते हैं तो इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो अभी बताया था कैटाइन एनाइन में क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कैटाइन कैटाइन में सेम इलेक्ट्रॉन है, एनाइन एनाइन में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका आइसोमॉर्फ्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इधर देखिए कि Na प्लस NO3 माइनस Mg2 प्लस CO3 2 माइनस, को हम ब्रेक कर सकते हैं आयंस के रूप में। अब सोडियम प्लस और Mg प्लस यानी कैटायन है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन शुड हैव सेम इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब बात करते हैं नाइट्रेट और कार्बोनेट की बात करते हैं। तो नाइट्रेट और कार्बोनेट की बात करें, यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके जो कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे। 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन से हमें ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है। ज्योमेट्री में आगे हम हाइब्रिड पढ़ेंगे, उसमें ज्योमेट्री आपको बताएंगे क्या शेप होती है क्या नहीं होती है, वो सब चिंता लेंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से आप विद इन सेकंड ट्रिक कर सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ये आइसोमॉर्फ्स है। लेकिन हमसे क्या पूछा, नॉट आइसोमॉर्फ्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरियम सल्फेट एंड KMnO4। अब बेरियम सल्फेट और KMnO4 की बात करते हैं, तो बेरियम सल्फेट में यानी इसको हम Ba2 प्लस SO4 2 माइनस
इधर आपका K प्लस MnO4 माइनस, Ba2 प्लस और K प्लस की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके कंपाउंड्स की बात करें, इनका जो अब इनका जो साइज होता है वो कंपेरेबल साइज है, कंपेरेबल साइज होता है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, कंपेरेबल साइज, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कंपेरेबल साइज है। अब SO4 यानी सल्फेट आयन और MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन, पर इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनका जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है इन दोनों की, ये होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये ध्यान रखना पड़ेगा अभी आपको, आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी आपने देखा क्या कि फुलफिल हो रही है। अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, सल्फेट और सल्फाइड, यानी जो SO4 2 माइनस होता है दैट इज कॉल्ड द सल्फेट, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। SO3 2 माइनस दैट इज सल्फाइट, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, और S2 माइनस दैट इज सल्फाइड, सल्फाइड। तो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड याद रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फाइड की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे इन दोनों की यानी कि कार्बोनेट और क्या चीज़, सल्फाइड की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आती है, तो ज्योमेट्री डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या हो गया, हमसे क्या पूछा, आइसोमॉर्फ्स नहीं होंगे, तो नॉट आइसोमॉर्फ्स। तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। ये तो आपसे ये पूछते थे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ स्पीसीज आर आइसोमॉर्फ्स, मल्टीपल, यानी कि MCQ में डालेगा और ये मोर देन वन टाइप ऑप्शन की बात करेगा, तो आंसर क्या होता है आपका ABC, ठीक है। बट यहाँ पर जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या आ रहा है, D आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि अब जब आयनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ लिया, तो आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि फेवरेबल कंडीशन की बात करता है कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो हमारे आयनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करती है। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या, आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड्स। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे कंडीशन की बात करते हैं, अभी हमने बताया था मेटल है आपका, नॉन मेटल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। मेटल्स के बारे में इन्हें समझने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं क्या, वन ऑफ मेटल या एटम मस्ट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी जब दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, क्या अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, एनायन, यानी कि जैसे मान लो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एक एटम पॉजिटिव और एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सेकंड में लो सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल, यानी जो भी मेटल होगा वो सॉलिड स्टेट से गैसियस में जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अब लो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता है, तो जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए, लो कौन सी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि कोई गैसियस एटम है उसके आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि आपने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्योंकि जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो मेटल जो होगा, एटम होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि लॉस कर देगा, और लॉस करेगा आसानी से तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। नेक्स्ट लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर नॉन मेटल, यानी कि जो आपका नॉन मेटल होगा उसे ब्रेक करने के लिए कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर स्मॉलर एनायन, यानी कि नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, रिलीज एनर्जी। मतलब कि एक एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो वहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि द एनर्जी रिलीज, ठीक है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन गैसियस एटम। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस है। अब जैसे हम बात करते हैं, मान लो ये कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे सपोज मान लो हमने क्या लिया, एक कैटायन ले लिया Na+, ठीक है, Na+ प्लस Cl2 यानी कि आपका क्या गैस है, और ये क्या बन गया, ये बन रहा है यहाँ से NaCl सॉलिड बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे सॉरी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, सोडियम की बात की है ना, और कर लिया अपने सोडियम। अब सोडियम जो है मान लो गैसियस स्टेट में लिया, Cl2 आपका गैसियस स्टेट में क्या बना, सॉलिड, कितना 1 मोल, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, Na+ गैसियस स्टेट में बात करेंगे। अब जब सोडियम जो था उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जिस तरह से, यानी कि Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और रिलेट करके क्या बनाएगा, कैटायन बना लेगा। ये कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर्म हो पाए। और इसी में क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर Na+ बना, तो यहाँ पर जो एनर्जी हुई दैट इज कौन सी एनर्जी, दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या हुई, आयनाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट में लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या हुई, रिक्वायर्ड एनर्जी, क्योंकि हमें रिक्वायर हो रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद Cl2 से हमें क्या बनाना है, एनायन बनाना है, Cl-। तो अब जब Cl- है तो यहाँ से क्या करना होगा, जो रिलीज एनर्जी होगी Re मतलब रिलीज एनर्जी, वो क्या होती है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मान लो Cl है, Cl ने क्या किया, Cl जो भी आपके उसके आउटरमोस्ट पे 2, 8, 7 होते हैं, उस 7 इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, ऐड कर दिया, तो ये क्या बना लिया, Nn। तो यहाँ पर जो एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, ऐड करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों को यानी कैटायन और एनायन, इनको क्या किया अपन ने, कंबाइन करके क्या बना दिया, एक NaCl सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया, यानी सॉलिड कंपाउंड बना दिया। जब ये अपोजिट आयंस के कंबाइन से एक कंपाउंड बनता है तो उस दौरान क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी, रिलीज एनर्जी, क्या होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी, और उसी रिलीज एनर्जी का नाम देते हैं हम लोग Le मतलब लैटिस एनर्जी। क्या होता है, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, रिलीज एनर्जी को क्या नाम दे दिया हमने, लैटिस एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो अब जो कंडीशंस यहीं से बनी है, देखो ये जो सारी कंडीशन हमने लिखी वो यहीं से बनती है, लैटिस एनर्जी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिलीज एनर्जी है, दैट इज रिलीज एनर्जी, Re मतलब रिलीज मान लेते हैं यहाँ पर, Re रिलीज एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रिलीज एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा। अब जो रिलीज एनर्जी है वो कौन कौन सी रिलीज हो रही है, एक तो आपका क्या, लैटिस एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया रिलीज एनर्जी हो रही है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, जो साइन उसका होगा निगेटिव होगा, यानी निगेटिव का रिलीज होना। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कौन सी, लैटिस एनर्जी की बात। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ये भी क्या होती है, रिलीज एनर्जी होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, रिलीज एनर्जी, सॉरी रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये चीज़ हम बात करते हैं। और ये जो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, तो ये जो किसके लिए डिफाइन की जाती है, ये आपकी नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन की जाती है। किसके लिए, नॉन मेटल, Na मतलब नॉन मेटल्स की बात करें। और ये जो आप बात करते हैं किसके लिए होती है, मेटल्स के लिए होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताया था अपन ने, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जबकि लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो वही चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि सब्लिम एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वो भी हम बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस आपकी
इसी डायग्राम से यानी कि इसी कंसेप्ट से आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब और हम कंसेप्ट समझते हैं कुछ और। जैसे मान लो हम बात करते हैं क्या कि AlF3 एग्जाम्पल लेते हैं, पूछ सकता है आपसे कि AlF3 यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड और AlCl3 इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं AlCl3। अब जो AlF3 है ये क्या होता है, आयोनिक इन नेचर यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स है, जबकि AlCl3 क्या होता है, ये आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो अब ऐसा क्यों कि AlCl3 देखा जाए तो स्टूडेंट क्या समझता है, Al3 प्लस में चला गया, F माइनस में चला गया, Al3 प्लस में चला गया, Cl माइनस में चला गया, यानी कि एल्यूमिनियम मेटल हो गया, Cl माइनस क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, एल्यूमिनियम प्लस हो गया, F माइनस हो गया, यानी कैटायन एनायन है तो कैटायन एनायन है, तो क्या होना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। AlCl3 कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, जबकि AlF3 कैसा है, आयोनिक कंपाउंड्स है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब AlF3 को हम ब्रेक करेंगे तो Al3 प्लस और F माइनस में जाएगा, और यदि हम इसमें देखते हैं तो क्या होता है, Al3 प्लस की बात करता है और ये Cl माइनस की बात करता है। अब जो F जो माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्लोराइड आयन, इसका जो साइज होता है वो क्या, स्मॉल साइज होता है, और कि जो Cl माइनस की बात करते हैं इसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। साइज क्या होता है, ज़्यादा है। ऑलरेडी आप जानते हैं टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो क्लोराइड आयन का जो साइज हुआ मच मोर देन क्या चीज़, फ्लोराइड से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी, अभी हमने बात की, लेटेस्ट एनर्जी कैसी है, कम। लेटेस्ट एनर्जी क्या है, कम है, डाउनवर्ड मतलब कम। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम की, सॉरी इसकी हम बात करते हैं तो जो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, ज़्यादा हो जाती है इसकी। तो लेटेस्ट एनर्जी इसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ओवरऑल मिलाकर के, यानी ओवरऑल क्या हुआ कि जब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो इन दोनों में यदि हम बात करें AlF3 और AlCl3 की बात करें तो ज़्यादा रिलीज एनर्जी कहाँ होगी, यानी इसमें रिलीज एनर्जी AlF3 में क्या होगी, ओवरऑल मिला के दोनों की यदि बात करें तो ओवरऑल में क्या होगा कि रिलीज एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, रिलीज एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देयरफॉर क्या कि AlCl3 रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है, AlCl3 की रिक्वायर्ड एनर्जी, कौन सी रिक्वायर्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कंपनसेट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो AlCl3 होता है वो क्या होता है, कोवलेंट इन नेचर, और AlF3 क्या होता है, आयनिक इन नेचर। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि AlF3 इज आयनिक एंड AlCl3 इज क्या चीज़, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कि जैसे आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो आयनिक कैरेक्टर जो होता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड्स है तो आयनिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते छोटा सा LiF NaF यानी सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। अब आप देख रहे हैं कि फ्लोराइड यानी कि F माइनस क्या हो रहा है, सभी में कॉमन हो रहा है, जबकि लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है, लेकिन सभी में यदि हम बात करें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.0। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिंग स्केल पे, पीरियोडिक टेबल में याद होनी चाहिए। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4.0। इन सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किस एटम की होती है, फ्लोरीन की होती है, ठीक है। अब जो Li की बात करें यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस होती है। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस होती है कि अप्रॉक्सीमेट में जो फ्लोरीन की होती है, सीजियम कितनी होती है, 0.7 के अप्रॉक्स होती है, जबकि लिथियम की कितनी होती है, 1.0। तो जैसे आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जितना ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा तो उनका जो डिफरेंस होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी मान लो इसका 0.7 है और इसका कितना 4, तो 4 माइनस 0.7 कितना हुआ, 3.3 हुआ। इधर हम बात करेंगे ये 4 है और 1 है तो ये कितना हुआ, 3 हुआ। तो इधर 3 है, इधर आपका 3.3 आ रहा है, तो ज़्यादा इधर डिफरेंस हुआ। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना आयनिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है,
आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बॉर्न-हैबर साइकिल। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉर्न-हैबर साइकिल। अब जो बॉर्न-हैबर साइकिल होता है, बॉर्न-हैबर साइकिल क्यों बोला जाता है, बॉर्न-हैबर साइकिल क्यों? अभी देखो कोई ऐसा नहीं है कि बॉर्न-हैबर क्या थे, ये साइंटिस्ट का नाम है, बॉर्न एंड हैबर, ये साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर बनाया, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया उस साइकिल का, बॉर्न-हैबर साइकिल। अब जो बॉर्न-हैबर साइकिल की बात करते हैं, इसका यूज़ क्या है, ये पढ़ते क्यों है? इट इज़ यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। किसके लिए? डिटरमिनेशन ऑफ क्या चीज? लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए जो हम साइकिल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल। अब बॉर्न-हैबर साइकिल को समझते हैं क्या होता है, कि जैसे मान लो कोई सिंपल हमने मेटल लिया, किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, और एक क्या लिया? हेलोजन मान लेते हैं सपोज, या कोई भी नॉन मेटल लिया, किसमें? गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो M+1/2 X2 को कंबाइन किया तो एक क्या बना? सॉलिड कंपाउंड बन दिया, M+ और ये माइनस, सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड। अब सॉलिड से क्या हो रहा है? गैसियस में जा रहा है। तो सॉलिड से कोई भी एटम या मेटल जब गैसियस में जाता है तो उसे उस एनर्जी की बात करते हैं, तो कौन सी होती है? सब्लिमेशन एनर्जी। ऐसी मतलब यहाँ पर सब्लिमेशन की बात करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। अब मेटल किस में आ गया? गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट से अब आयन में जाएगा, यानी कि M+ में जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। तो जब रिमूव होगा तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो प्लस मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर? आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं, तो X2 से X बनाना है और वो भी गैसियस फॉर्म में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएट किया जाएगा, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी, 1/2 बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। अब X आ गया, एटम के फॉर्म में आ गया, उस एटम गैसियस स्टेट से क्या करना? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेगा, तो वो क्या बना लेगा? एनायन की बात करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और वो उस एनर्जी का नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या करेंगे? इन दोनों को, ये अपोजिट आयंस हो गए, यानी कि कैटायन और एनायन, इनको कंबाइन करके क्या बन जाएगा? एक सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा। और ये जब कंपाउंड बनेगा अपोजिट आयन से, तो वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी का नाम क्या होता है? लैटिस एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी during the formation of 1 mole of solid substance, 1 mole of solid substance from opposite ions. ध्यान दीजिएगा, from the combination of opposite ions, that is called lattice energy। तो lattice energy भी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये समझ आ गया। अब यहाँ से प्लस, और ये भी आप जो दिखा रहा है, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं? यहाँ पर एक एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्या? डेल्टा HF मतलब फॉर्मेशन एनर्जी। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन एनर्जी की बात करता है, यानी कि डेल्टा H की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर सकता है। तो अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ F मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि फॉर्म हो रहा है 1 मोल ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान रखिए, द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एटम। तो इससे क्या बनता है? जो बनेगा, तो जो एनर्जी चेंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा HF। F मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये भी कैसी होती है भाई? नेगेटिव होती है, यानी कि एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे यहाँ पे चाहेंगे तो अब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से आपने देखा क्या आएगा? अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, क्या चीज? सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी आपकी रिक्वायर्ड हो रही है, फिर उसके बाद प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। रिलीज एनर्जी कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कौन सा? लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला का बन गया, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी को आप इधर ले लेंगे और ये आपका इधर आ जाएगा। जो भी वैल्यू दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमें, मान लो जब लैटिस एनर्जी निकालने की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमें दी जाएंगे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बोर नेबर साइकिल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्या, कि जैसे हमने बताया अभी क्या कि किसके लिए यूज करते हैं, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी होती क्या है, ठीक है ना। अभी बताया था लैटिस एनर्जी किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं, बोर-नेबर साइकिल के द्वारा कैलकुलेट करते हैं लैटिस एनर्जी को। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस साइन। सेम बात, कोई दिक्कत नहीं, गैस मतलब 1 मोल सॉलिड को क्या करेंगे, गैसियस साइन में, यानी कि जैसे मान लो सपोज ये क्या है, NaCl है, ये सॉलिड है, इसको क्या करेंगे Na प्लस और क्या चीज़ Cl माइनस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम सिंपल हम बात करते हैं क्या कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस साइन। बात एक ही है, रिलीज की बात करें या फिर हम रिक्वायर्ड की बात करें। रिलीज की बात करेंगे तो आपने अभी जस्ट बोर-नेबर साइकिल में देखा था किस तरह से नहीं। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं क्या कि स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन किस पे, लैटिस एनर्जी पे, लैटिस एनर्जी पर डिपेंड्स होता है। आगे लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय, यानी किसके द्वारा बात करेगा, लैटिस एनर्जी किसके द्वारा कैलकुलेट होगी, लैटिस एनर्जी कैलकुलेटेड बाय बोर-नेबर साइकिल, ठीक है ना, बोर-नेबर साइकिल के द्वारा कैलकुलेट करेगा। अब बात करते हैं क्या, कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो लैटिस एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है आपका चार्ज ऑन आयन, सेकंड है साइज ऑफ आयन। अब देखो साइज और चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो किसके, साइज ऑफ, अब जैसे चार्ज ऑन आयन की बात की है तो यहाँ पर हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, या फिर प्लस और माइनस की बात कर सकते हैं, मतलब कैटायन का चार्ज और एनायन की चार्ज की बात कर सकता है। तो ये किस पे, चार्ज पे डिपेंड करेगा। और डोमिनेटिंग फैक्टर भी है, चार्ज क्या हो रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। साइज की बात करता है तो साइज में क्या होगा, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन प्लस साइज ऑफ एनायन। तो जो साइज की बात करता है या रेडियस की बात करता है, साइज मतलब रेडियस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बिटवीन चार्ज एंड साइज, जब दोनों ये सेम हो जाते हैं तो हम किस, जब मान लो साइज भी दिया हो चार्ज भी दिया हो तो क्या करेंगे, चार्ज क्या होगा हमारा, डोमिनेट फैक्टर होगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, कंपेयर लैटिस एनर्जी। जैसे हम बात करें, मान लो पहला हमने लिया क्या, KF, KCl, KBr और KI, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो लैटिस एनर्जी की बात करता है, तो अब आप देख रहे हैं क्या कि जैसे K प्लस और K प्लस, यहाँ पे तो K तो कॉमन है, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं, एनायन की बात कर रहे हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है। अब जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, भाई, डिक्रीज होगी। तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अभी अपने बड़ा फैक्टर, तो इसका मतलब जो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या, या फिर क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए फ्रॉम लोग। हाँ, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, पहला आपने किया, ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आएगा, दिस वन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हुआ, एनायन क्या हो गया, सेम है। अब बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सभी पे चार्ज क्या आ रहा है, 1 + 1 है। तो डाउन द ग्रुप सेम वही चीज, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जैसे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस
रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका तो आंसर भी क्या हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज तो बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, KBr, थर्ड में क्या है, KBr, LiF और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस, +2 और -2, इस पर चार्ज आप देख रहे हैं। तो ये फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों की बात करें तो देखो K प्लस Li प्लस चार्ज तो सेम आ रहा है। अब लेकिन तो ब्रोमीन और फ्लोरीन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज और जब साइज की बात करें ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम की बात करते तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो साइज जब डिक्रीज हो रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी भाई, लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी तो इन दोनों में बात करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए LiF की लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब लेकिन इन दोनों के बाद इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, NaF, MgO और स्कैंडियम, ऐसे स्कैंडियम नाइट्राइड, Ti टाइटेनियम कार्बाइड की बात करते हैं। तो अब इनमें ब्रेक करेंगे तो हम ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। सॉल्व कीजिए आप, तो सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, सॉल्व करके आंसर देखते हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं, +4 -4 +3 -3 +2 -2 +1 और -1। अब आप देख रहे हैं आंसर में ये ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो गया तो लेटेस्ट एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, अब देख रहे हैं क्या बताया था, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज। अब चार्ज में किसका, कैटायन की बात करेगा और एनायन की भी बात करेगा, यानी प्लस और माइनस। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 कितना 9, 4 × 4 16। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा लेटेस्ट एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर ब्रेक कर लीजिए आप। इस पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा, इस पे आपका +2 आएगा, इस पे माइनस आएगा। तो इस तरह से आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, यानी सोडियम की बात करें, कौन सा, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ की बात करें, तो जो साइज की बात करें तो साइज किसका ज़्यादा हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। ध्यान दीजिए, सोडियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो साइज का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम का ज़्यादा हो जाएगा, और साइज ज़्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से सल्फाइड की अगर हम बात करें, सल्फाइड और किसका, क्लोराइड की बात करें, तो ये साइज का ऑर्डर, किसका ऑर्डर है, ये साइज का ऑर्डर। तो इसका मतलब आपने देखा इस तरह से साइज है ना, दोनों में कंपैरिजन किया, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम में भी साइज ज़्यादा, लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम। तो आंसर क्या हो गया, यानी कि MgCl2 का जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो क्या होगी भाई, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और AlF3। तो आप सोडियम फ्लोराइड को ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस, +2 -1 +3 और -1, ठीक है। फ्लोराइड पे माइनस ही होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो फिर सेम, तो 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 1 3। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि चार्ज यहाँ पे डोमिनेट हो रहा है, तो चार्ज जब डोमिनेट हो रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस तरह से, यानी कि AlF3 की जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू क्या चीज़, MgF2 ग्रेटर देन NaF। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। फिर सेम यहाँ पर आपका +3, एल्यूमिनियम का +3 होता है, उसी में -2 -2 +2 -2 और +1। यहाँ पर भी चार्ज डोमिनेट है, तो ये आपका Al2O3 का ज़्यादा हो जाएगा लेटेस्ट एनर्जी कंपेयर टू अदर। इसी तरह से NaCl और MgO की बात करें, +2 -2 +1 और -1। तो फिर भी यहाँ पर चार्ज डोमिनेंट है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कोवैलेंट कंपाउंड की। अब कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड होता क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड इट इज फॉर्म बाय
कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड या फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, यानी इक्वल शेयरिंग। ध्यान दीजिए, म्यूचुअल शेयरिंग। अब शेयरिंग की हम बात करते हैं, शेयरिंग ये क्या होता है? बेसिक शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं कॉमन एरिया। कैसा? कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब दोनों में कंबाइन होना चाहिए। म्यूचुअल शेयरिंग की बात करें, कॉमन एरिया, या फिर स्पेस शेयरिंग भी बोल सकते हैं, स्पेस शेयरिंग, स्पेस शेयरिंग। जैसे मान लो सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये आया बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन एरिया, दैट इज कॉमन एरिया। ये वाला क्या हो गया? कॉमन एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि दिस बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन क्या चीज? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। आपने देखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि जो आयनिक बॉन्ड था वो किस किस के बीच में एग्जिस्ट हो रहा था? वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में हो रहा था। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किस किस के बीच में होगा? वो आपका मेटल और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आइडेंटिकल और रिलेटिवली क्लोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड में आल्सो बी फाउंड इन अदर केमिकल स्पीसीज सच एज रेडिकल और मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कुछ रेडिकल जैसे कि कैटायन एनायन की बात करेंगे, जैसे NH4+। NH4+ में भी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह से मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी हम बात करते हैं, तो रेडिकल्स में भी हो सकता है और एटम्स के बीच में भी बॉन्ड बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं, मान लो सपोज जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या हो रहा है? एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। मान लो इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया? ये इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में ये बन जाएगा। ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन था? कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हम बात करें, मान लो ऑक्सीजन है, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और एटम ऑक्सीजन का लिया, यहाँ पर आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। तो ये 6 है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहेगा। ये शेयरिंग होगी। और ये कैसी शेयरिंग है? म्यूचुअल शेयरिंग है, ध्यान दीजिएगा ये। तो इस तरह से अब ये क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? शेयरिंग हो गई इस तरह से। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये शेयरिंग हो, तो ये क्या बना लेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह से 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8 इस तरह से ना, तो इसके पास ये डबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम लिए, इनके बीच में जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, और एक लॉन पेयर बचा रह जाएगा। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या चीज़ है? ये आपके सारे सारे क्या है? ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात इससे भी डायग्राम से सीखिएगा। डायग्राम में भाई चीज क्या? मीथेन की बात की है। मीथेन मतलब CH4। मीथेन मतलब क्या होता है? मीथेन मतलब CH4। क्या चीज? CH4। तो आप देख रहे हैं कार्बन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कार्बन क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 और 4, कार्बन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 और 4। तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 4, यानी कि 1 2। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इस तरह से कार्बन में पहले में कितने आ जाएंगे? 2 हो गए, दूसरे वाले में कितने हो गए? 1 2 3 4। जो नीले कलर से देख रहे हैं ये क्या? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कार्बन के, तो 2 और 4। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। कैसा? म्यूचुअल शेयरिंग है, ध्यान दीजिएगा। शेयरिंग करने के बाद इसी तरह से जो बॉन्ड बनेगा यानी CH4 का किस तरह से? इस तरह से CH, इस तरह से दिखा सकते हैं CH4। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बन गया ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से NH3 की बात कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया मतलब NH3। तो N के पास क्या होता है? नाइट्रोजन के पास कितना होता है? 7 होता है, और ये क्या हो गया? 2 और 5। तो पहले ऑर्बिट में कितना होंगे? 2 1 और 2। सेकंड में कितना? 2 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया, क्या बना लेगा? NH3। तो NH3 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह से, H H और ये H, यानी कि लॉन पेयर हो गया आपका, बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से वाटर की बात करें यानी कि H2O। तो H2O में क्या हो? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? 2 और 6। तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 6। तो पहले सेल में कितने होंगे? 2 होंगे, दूसरे में आपके कितने होंगे? 6। 2 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन से कंबाइन करके, यानी कि इस तरह से भी देख सकते हैं। ये आपका इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ पे 2
लोन पेयर बन जाएंगे, एक ही लोन पेयर हो गया और एक ही लोन पेयर हो गया। तो इस तरह से H2 का सेट हो गया। तो इन दोनों के ये जो बॉन्ड है क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या चीज़ें हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आपका कौन सा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो अब देखो पोलर कोवेलेंट की अगर बात करते हैं तो पोलर कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, नाम से इस प्रकार की कुछ ना कुछ अलग अलग की बात करेगा, नॉन पोलर की बात करेगा। तो पोलर जो कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म क्या चीज, बिटवीन किस किस के बीच में, टू डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट एटम, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात है, कोवेलेंट है तो शेयरिंग तो हो गई, शेयरिंग ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। सेम द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पर हमने H2O का एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन के पास पहले सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2 कितने, लास्ट में 6 होते हैं, फिर यानी कि 6 होते हैं और H2O ने H ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से यानी बनेगा, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, इधर आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इसके पास ये लोन पेयर हो गया, इधर ये लोन पेयर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक ये एटम है और एक ये एटम, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये कोवेलेंट कौन सा हुआ, पोलर हुआ, यानी कि इस पर क्या हुआ, प्लस चार्ज आया, इस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो पोलर पोल्स क्रिएट हुए, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए कौन सा, पोलर कोवेलेंट। इसका मतलब ये नहीं डायपोल्स आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयनिक हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे और एग्जांपल्स की बात करते हैं पोलर में, जैसे आपका HCl की बात कर लेते हैं हम लोग, HCl हो गया, ठीक है। इस पर Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा इस पर और ये आपका प्लस हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं, HBr की बात कर सकते हैं हम लोग, HBr पे भी इस तरह से HBr हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, आपका PCl3 हो गया, ठीक है ना, H2O हो गया, ये आपने देख लिया। ये सब क्या है, ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट की बात करें तो नॉन पोलर जो होते हैं आपके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 100% कोवेलेंट भी बोल देते हैं। कौन सा बोलते हैं, 100% कोवेलेंट। ध्यान दीजिएगा, नॉन पोलर यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि 100% कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बनता है यानी किसके इसके बीच में, ध्यान दीजिएगा, ये किसके द्वारा बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट एटम, यानी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्या चीज, टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। दो डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयरिंग से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स आर सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, कैसा, सिमेट्रिकल, यानी इफ स्ट्रक्चर्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है, देन 100% कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म। लाइक जैसे हम बात करें, एग्जांपल की बात करते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए कुछ सिमेट्रिकल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग हैबिट्स में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। जैसे लीनियर, अब लीनियर सिमेट्रिकल, जैसे एग्जांपल BeCl2 CO2, ठीक है, ये इनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और हम बात कर लेते हैं, मान लो जैसे कि ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर में एग्जांपल की बात करें तो जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, एक दो एग्जांपल की बात करते हैं। टेट्राहाइड्रल की बात कर लेते हैं, टेट्राहाइड्रल कैसी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। टेट्राहाइड्रल जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका हम पायरीन नाम भी जानते हैं, और भी हम ले सकते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल में SF6। तो ये सब क्या है आपकी, ये आपके नॉन पोलर कोवेलेंट की बात करता है, ठीक है। 100% कोवेलेंट की बात करता है, यानी कि जब सिमेट्रिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, नॉन पोलर। और भी एग्जांपल से बात करें, जैसे मान लो ऑक्सीजन के बीच में भी बात करें, O2 क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। N2 की बात करें, ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। H2 की बात करें तो ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं क्या चीज़, स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, ए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या बन गया ये नॉन पोलर। तो ध्यान दीजिएगा, पोलर और नॉन पोलर दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने पे ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। तो पहले हम बात करते हैं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स इज 0 और लेस देन 1.7, 1.7 से कम और इक्वली 0 भी हो सकता है, सच एटम विल नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। यानी जब उनके बीच में, दो एटम्स के बीच में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0 के अप्रोक्सीमेट में होगा या फिर 1.7 से कम होगा, then such atom will not transfer the electrons to the other atom, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। they prefer to share electron, तो ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन 1.7 और यानी कि डेल्टा EN की वैल्यू की बात करेगा क्या, 0 या फिर लेस देन 1.7। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी दो एटम्स के बीच में, तब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शेयर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सॉरी शेयर नहीं, क्या करेगा, डोनेट नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन शेयर आपस में कर सकता है। तो इस तरह से बात कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ द एटम, यानी कि जो एनर्जी होनी चाहिए दोनों एटम की वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि दोनों जो एटम हो गए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी इक्वल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी एटम होंगे उनके आउटर मोस्ट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 5, 6 और 7। जैसे क्लोरीन की बात करें उसके आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। ऑक्सीजन की बात करें उसके आउटर मोस्ट में कितना है, 6 है। नाइट्रोजन की बात करेंगे उसके आउटर मोस्ट में कितना है, 5 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हाई न्यूक्लियर चार्ज, कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो इसी तरह से हम बात करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में हम बात करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट में हम बात करते हैं तो क्या होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है कि कोवैलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट इन एनी फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड में जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, एसिड एंड सल्फर की बात करते हैं, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, ये आपके कोवैलेंट कंपाउंड है। और कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो आपका कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। लिक्विड स्टेट में भी कोवैलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे कि H2 में अभी आपने देखा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड होगा वो कंपाउंड भी कैसा होगा, कोवैलेंट होगा। CCl4 में कोवैलेंट बॉन्ड होता था, CH2 में भी कोवैलेंट बॉन्ड है। और इसके बाद आपका C6H6 यानी बेंजीन, इसमें भी क्या है, कोवैलेंट। तो ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में। गैसेस स्टेट की बात करता है तो गैसेस स्टेट में क्या होगा, Cl2 गैस के फॉर्म में, HCl गैस के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, NO2 गैस के फॉर्म में। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो आपका किस में एग्जिस्ट करता है, वो आपका एग्जिस्ट करता है किसमें, वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते थे, सॉलिड में एग्जिस्ट करते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बट कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। बट कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट नेटवर्क सॉलिड लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी डायमंड, ग्रेफाइट जो नेटवर्क टाइप के सॉलिड होते हैं उनका जो क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अदरवाइज जनरली हम बात करें, जनरली क्या होता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर इंसॉल्युबल, दे मतलब कौन, ये आपके
कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडा की बात करेंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि पोलर में जाएगा और नॉन पोलर में जाएगा, तो ये पार्शियली सॉल्यूबल बोल सकते हैं। मान लो जैसे हमने पढ़ा था पोलर, तो वो बहुत कम होता है। तो जनरली हम बात करें तो क्या होता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। दूसरा बात करते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट, यानी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं आपके बैड कंडक्टर, किसमें? फ्यूज स्टेट में। जबकि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते थे? सॉलिड स्टेट में वो भी क्या होते थे? बैड कंडक्टर होते थे। लेकिन फ्यूज स्टेट, एक्वस स्टेट में बात करते तो वहाँ पे क्या होता था? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, क्योंकि जैसे पानी में डालते थे तो उनके जो बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाते थे, यानी आयंस फ्री हो जाते थे टू मूव एनीवेयर, यानी कि जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव टर्म की तरफ मूव करता था और जो नेगेटिव आयंस होता था वो पॉजिटिव टर्म की तरफ मूव करता था। उससे क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती थी। अब जैसे इसे फ्यूज करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है कि आयंस ही नहीं होते हैं। जब आयंस नहीं होते हैं तो फिर ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कौन? कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड आर रिजिड। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं एंड डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कि जैसे जो आपने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते थे वो क्या होते थे? आपके ब्रिटल होते थे और क्या होते थे? नॉन डायरेक्शनल। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड वो कैसे हैं? आपके डायरेक्शनल इन नेचर। तो जब डायरेक्शनल है तो इसी वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चरल और स्पेस, यानी कि 3D स्टीरियो आइसोमर्स भी ये शो करते हैं। जबकि आपने देखा था क्या कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से वो आपके स्टीरियो आइसोमर्स शो नहीं करते थे। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड हमारे क्या है? डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, इस वजह से ये स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों तरह के क्या करते हैं? आइसोमर्स शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में हम बात करें कि जैसे कि आइसोमर भी हो गया। अब उसके बाद केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में जैसे आयनिक कंपाउंड्स जो रिएक्शंस देते थे उन्हें हम आयनिक रिएक्शंस की बात करते थे, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड जो रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करेगा। तो जो ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक रिएक्शन और जो आपके मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है वो किसमें होती है? कोवेलेंट कंपाउंड में बात करता है। अब देखिए इसके बाद एक टर्म्स आता है कोवेलेंट कंपाउंड में या कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने में, क्या आता है? कोवेलेंसी। अब कोवेलेंसी होती क्या है? ठीक है ना, कोवेलेंसी की बात करें तो कोवेलेंसी होती क्या है? कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ क्या? कोवेलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी नहीं पढ़े, कोऑर्डिनेट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, इन दोनों के समेशन से जो भी नंबर आता है दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंसी। अब नंबर ऑफ कोवेलेंट क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। गैसियस और एक्साइटेड स्टेट दोनों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड को समझिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मान लीजिए, एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है, यानी 2 और 4। तो इसको हम लोग 1s2 2s2 2p2 तो इस तरह से इसको फिल करते हैं 1 2। तो अब ये क्या हो गया? इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। ध्यान दीजिएगा इसका क्या हुआ? ये अब ग्राउंड स्टेट हुआ। अब ग्राउंड स्टेट की बात करता है तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करता है तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? इस तरह से 1 2 2 और 3, तो ये कितना हो गया? 4। तो ये क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर अब क्या होगा? कोवेलेंसी कितनी होगी? 4, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो हायर एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं। क्या चीज़? हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। हायर एनर्जी स्टेट को ही क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। और जो आपका गैसियस स्टेट की बात करता है तो गैसियस स्टेट में नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमारा नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो गैसियस स्टेट, जैसे कि मान लो ग्राउंड स्टेट।
ठीक है। गैसेस ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पे गैसेस स्टेट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट आएगा। क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट, ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और एग्जांपल्स की बात करें तो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, मान लो बोरॉन की बात कर लेते हैं। बोरॉन, तो बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है, यानी 2 और 3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जैसे 1s2 2s2 2p1, इसको इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं। तो अब ग्राउंड स्टेट की बात करें तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन सॉरी पी में यहाँ पर कितना होगा, 5, तो कितना होगा 1। एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब एक्साइटेड स्टेट पे जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है, इस तरह से। और भी एग्जांपल, जितने चाहे एग्जांपल ले सकते हैं, बस आपको जो कंसेप्ट बताएगा वो समझ में आना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें, कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि 2 और 6। तो 1s2 2s2 2p4। तो इस तरह से हम 1 2 3 और 4, तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी ग्राउंड स्टेट में कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में 2 हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें OF2, तो ये बना सकता है। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, तो OF2, तो ये आपका क्या होगा, OF2 की बात करें। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या कोई एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका आगे की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s आएगा। ठीक है ना, तो s में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, d में बात करें तो यहाँ पर कोई भी, जैसे कोई और की अगर बात करें तो कोई भी यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है। तो नो एक्साइटेड स्टेट, ध्यान दीजिएगा, नो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक्साइटेड स्टेट आप करें क्या करें, तो ऐसे कहीं पे मालूम मिल जाता है OF4 OF6, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये बनते ही नहीं है। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी कि 2 और 3, 1s2 2s2 और कितना 2p1। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ग्राउंड स्टेट पे हम बात करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं तो ये आपका, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर 7 होता है, 7 होता है, ये क्या हुआ 2 और 5। तो 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कितना होगा 3, तो इसीलिए क्या होता है NCl3 बन जाता है। तो NCl5 आपका नहीं बनता, क्यों, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से कि जो इसकी अपनी वैलेंसी होती है उसको एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो NCl3 आपका बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम की बात करता है, यानी कि जो मैक्सिमम किसी भी एटम की बात करेगा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है। जैसे मान लो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और जैसे मान लो कोई भी है, थर्ड पीरियड की हम बात करते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जैसे अभी आपने नाइट्रोजन के बारे में बात की थी, नाइट्रोजन हमारा क्या सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड की जो कोवैलेंसी है वो अपनी एक्सटेंड नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से वो NCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। लेकिन जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से अपनी जो कोवैलेंसी होती है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस आपका PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, क्यों कि वो एक्सटेंड कर सकता है। अब नोट में देखिएगा क्या कि जैसे हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद each excited state number of unpaired electron is increased by 2 and covalency increased by 2। यानी जैसे जैसे एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, हर एक एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, और कोवैलेंसी भी क्या होगी, 2 बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो सपोज फॉस्फोरस की बात की, तो फॉस्फोरस की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। जनरल टर्म्स में 2 8 5 बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा 3s2 3p3, यानी 3s2 3p3, यानी कि हमने आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो अब इसको जैसे ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो इसको हमने फिल किया इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3s2 3p3, ये p आ गया, ये s आ गया। तो ये ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होगी, यानी कोवैलेंसी जो हुई है यहाँ पर कितनी आप देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट की बात करता है, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं इसके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर बैक एंड डी ऑर्बिटल आ जाएंगे, बैक एंड क्या होगा, डी ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो अब ये जो s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जब ये इधर आ गया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और d में कितना पहुंच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल था। तो बैक एंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से उसने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे एस ब्लॉक के वो एक्साइड हो गए, कहाँ गए, नेक्स्ट हायर एनर्जी पहुंच जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे अपनी कोवैलेंसी को। तो इस तरह से जो कोवैलेंसी यहाँ पर आ रही है वो कितनी आ रही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। इसी वजह से क्या होता है आपका कि PCl3 और PCl5 यानी कि जो फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है, PCl3 भी बना लेता है और PCl5 भी बना लेता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि PCl3 यानी जो फॉस्फोरस होता है वो PCl3 एंड PCl5 बनाता है, बट जो नाइट्रोजन होता है वो NCl3 बना लेता है, जबकि NCl5 नहीं बनाता है। क्यों? तो आप सिंपल से बोल सकते हैं बिकॉज नाइट्रोजन के पास क्या नहीं होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बट फॉस्फोरस है बैक एंड डी ऑर्बिटल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल फॉस्फोरस एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी। तो इसी वजह से फॉस्फोरस 3 और 5 दोनों कोवैलेंसी शो करता है, लेकिन नाइट्रोजन आपका 3 कोवैलेंसी शो करता है, NCl5 नहीं बनाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आपका जेईई और मेडिकल में दोनों में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, लुईस ऑक्टेट रूल। अब लुईस ऑक्टेट रूल की बात करें, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉसेल लुईस कंसेप्ट भी बोलते हैं। कॉसेल और लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए इन्हें कॉसेल लुईस कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग की हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ईच एटम ट्राई टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी उसके आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल की बात करें। ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब उस एक्सेप्शंस की बात करें तो जितने भी आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। जैसे कि NO, NO2, ClO2 और ClO3, O2 माइनस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दूसरा एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब होता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट बात करें या फिर हाइपोवैलेंट स्पीसीज भी बोलते हैं। हाइपो मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन जब उसके आउटरमोस्ट में होंगे तब वो क्या होगा, इसका एक्सेप्शन होगा। फिर भी यानी 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करने के बाद भी आउटरमोस्ट में, तब भी वो जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा, इस कंसेप्ट का एक्सेप्शन हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे BeX2। क्या जी, BeX2। अब यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, X आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, Me, ये हो सकते हैं। अब Me मतलब क्या होता है, मिथाइल। Me मतलब होता है मिथाइल, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल। कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाता है। और मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये आपने पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा। तो ये आपका होता है। अब जैसे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से होंगे। जैसे मान लो हमने कहा BeH2, तो अब बेरिलियम की अगर हम बात करें तो जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, 2 एंड 2। तो आउटरमोस्ट में कितने हुए, 2। तो ये आपके 2 कितने किसके हो गए, बेरिलियम के। अब 2 क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, यानी 2। तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। इस तरह से और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लो सपोज BeCl2 की बात करते हैं सेम, तो बेरिलियम के लिए 2 और बॉन्ड कितना बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितना हो गया, 4। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल्स यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या चीज कि हाइपर बैलेंट। दूसरा होता है हमारा क्या, हाइपर बैलेंट होता है। अब जब हाइपर बैलेंट की बात करता है तो हाइपर बैलेंट क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ओवर, हाइपर मतलब क्या होता है, ओवर या फिर मोर देन।
सुपर ऑक्टेट कंपाउंड की बात करता है। सुपर ऑक्टेट बोले या फिर इलेक्ट्रॉन रिच बोले, यानी कि इसमें क्या होगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है, तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स में जैसे कि मान लीजिए PCl5 हो गया, PCl5 हो गया आपका, SF4 हो गया, ठीक है, SF6 हो गया, और आपका BrF3 हो गया, IF7 हो गया, ये इस तरह के। तो PCl5, SF4, SF6 बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो फॉस्फोरस, इसके एग्जांपल की बात करें, और भी ले सकते हैं, सल्फेट आयन की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो P यानी फॉस्फोरस में कितने होते हैं, 15 होते हैं, 2 8 5, तो इसके आउटमोस्ट कितने, 5 प्लस बॉन्ड कितना बना रहा है, 5, तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मान लो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, सल्फर में कितना होता है, सल्फर में 16 होता है, 2 8 6, आउटरमोस्ट कितना हुआ, 6 हुआ, तो 6 प्लस। अब सल्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए, तो ये कितना हो गया इस तरह से 12, तो 8 क्या हो रहा है, मोर देन 8 हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा, सुपर ऑक्टेट रूल, यानी कि हाइपरवैलेंट की बात करते हो, तो हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट पहचान आना चाहिए। आपसे पूछ 4 ऑप्शंस देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा हाइपोवैलेंट है या फिर हाइपरवैलेंट है। हाइपो है तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यदि आपका हाइपर है तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब फेल्योर की अगर हम बात करें, तो फेल्योर की बात करें तो फेल्योर क्या, यानी कि कुछ ये सब होने के बाद कुछ ये फेल भी हो गए। अब फिर फेल की बात करें तो क्या, कुछ देखते हैं, जैसे कि इट डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, यानी बॉन्ड के बारे में बात नहीं बता पाए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता पाए, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी नहीं बता पाए। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मान लो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ, आपका बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल, ये सब क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स, तो इनके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कलर ऑफ कंपाउंड भी नहीं बता पाए, कंपाउंड्स ऑफ इनर्टनेस के बारे में भी ये नहीं बता पाए। तो ये सब क्या थे, इनके फेलियर होते हैं, तो इसलिए ये फेल हो गए। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल बट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ट्राई करिए आप लोग, ठीक है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होना चाहिए लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो BF3, अभी आपने देखा AlCl3, AlF3, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पेयर होना चाहिए पूरा का पूरा। अब AlF3 तो बेसिकली नहीं होता क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि ये सब क्या है, ये वाला बात होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी आप इनकी भी बात करें, ये भी, ये सब क्या है, कोवलेंट होने चाहिए, ठीक है, कोवलेंट होने चाहिए। लेकिन AlF3 जो हमारा क्या चीज है, वो आपका आयनिक है, तो आयनिक नहीं होगा। लेकिन अब ये तो नहीं होगा, लेकिन ये तो है, तो पेयर की बात कर रहे हैं, तो पूरे पेयर की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। अब सी क्यों होगा वो आप देख सकते हैं कि LiH की बात करें तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Li प्लस और H माइनस, Li प्लस और H माइनस, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है, ठीक है ना। इसी तरह से अब ये बात करें LiBH4 की बात करें तो इसको ब्रेक करेंगे तो Li प्लस, तो इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये क्या हो रहा है, कोवेलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आपका आयनिक की बात कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, तो एक्सेप्शन तो है ये ऑक्टेट, क्योंकि और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, बट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा आपका, सी पार्ट। थैंक यू। Please comment your chemistry doubt to get share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.